गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विद्युत आवेश एवं क्षेत्र कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम सूत्र देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यानी बहुविकल्प वाले प्रश्न और खाली स्थान की पूर्ति हम देखेंगे। ये इस चैप्टर में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जिनमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न दिए, एक प्रश्न आ सकता है, रिक्त स्थान है वो भी एक आ सकता है, और एक दीर्घ प्रिय प्रश्न आएगा आपके 3 नंबर का। ये पूरा चैप्टर मिला के हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर के चैप्टर में एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स और एक आपका दीर्घ उत्तर यानी 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो इसमें हम पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण सूत्र में आवेश का क्वांटीकरण जो होता है वो Q बराबर प्लस माइनस एन। केवल हम फॉर्मूले को ही ध्यान में करेंगे। Q बराबर एन, एन एक पूर्णांक है, E यहाँ आवेश है इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल, मान लो Q1 और Q2 दो आवेश है तो उनके मध्य लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R उन दोनों के बीच की दूरी है, किसकी? आवेशों के बीच की दूरी। Q1 व Q2 आवेशों के बीच की दूरी R है। यहाँ पर K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर है। दूसरा है परावैद्युत पदार्थ में दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल। अगर हम उन आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दें तब आपके जो फॉर्मूला है उसमें एप्सिलॉन आर, ये उस माध्यम की विद्युतशीलता और आ जाती है, बाकी सब सेम है। एकल आवेश के कारण हम कहते हैं ना किसी बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर आता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो ये है किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, या Q × D। ये 2a, यहाँ a दूरी नहीं है, यहाँ 2a दूरी है, या हम इसको Q × D लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव की एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Ex जब निकालते हैं तो 2kP अपॉन R³ होता है, ये R³। और निरक्ष में देखें तो Kp अपॉन R³। एक्स पर दुगनी होती है निरक्ष की अपेक्षा तीव्रता। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जब हम देखते हैं तो Pe sin θ हम देखते हैं इसको। और गाउस के नियम अनुसार अगर बंद पृष्ठ से परित विद्युत फ्लक्स की हम गणना करते हैं तो फाई बराबर σq अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, ये कहते हैं आवेश बटा लंबाई। पृष्ठीय आवेश कहते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल, और आयतन आवेश घनत्व कहते हैं आवेश बटा आयतन। अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है तो 2k लैम्डा अपॉन R। एक समान आवेशित अनंत समतल चालक है, इसके कारण E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक समान आवेशित पतले चालक खोखले गोले के कारण, या पतला चालक हो या खोखला गोला को हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के बाहर तो KQ अपॉन R स्क्वायर, गोले की सतह पर E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। चूंकि गोला खोखला है तो इसके अंदर जो तीव्रता होगी E बराबर 0 होगी, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है तो तीव्रता हमारे पास अंदर 0 हो जाएगी। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत विकल्प वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती। अगर उस पर आवेश है वस्तु पर तो कम से कम कितना आवेश उस पर होना चाहिए। तो देखो बच्चों, उसमें कम से कम जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। दूसरा दिया है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12
कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दोनों सेम ऑप्शन है, लेकिन इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है और इसमें कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये मात्रक के का होता है और के अपोजिट में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का ये वाला मान बिल्कुल सही है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम होता है, या इनवर्स लगा है, तो ये वाला आंसर सही है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए, जो बल आघूर्ण होता है हमारा टो, बल आघूर्ण टो, इसको करते हैं पी ई साइन थीटा, और ये थीटा अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यानी 90 पे साइन का मान अधिकतम होगा। जब अधिकतम होगा तो टो भी अधिकतम हो जाएगा। तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम पूछा है, तो थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश का मान होता है, ये हम सभी जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में जो Q दिया है हमें, ये K में प्रयुक्त, मतलब इस फॉर्मूले में प्रयुक्त K का ऐसा ही पद्धति में मान होगा। तो बच्चों इसका ऐसा ही पद्धति में मान 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है, बी आंसर। बाकी सब में सेम चीज है, या माइनस है, तो ये ध्यान रखना माइनस नहीं होता है। इसमें मात्रक को चेंज कर दिया है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दिया है, इसमें पावर माइनस कर दी, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ये ऑप्शन माइनस की वजह से गलत, तो 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, जो आवेश का क्वांटा होता है प्लस माइनस एन ई होता है। एन यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और यहाँ हमें क्यू का मान दिया है 1 कूलाम। एन का मान हमें पता करना है, ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। एन को मैं यहीं छोड़ दूं, ये पावर इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा एन बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से 10⁻19 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगी 10⁻19/1.6। अब इसको हल करते हैं, तो 10⁻19 में से मैं 100 अलग रख देती हूँ, और 10⁻17 यानी 2 पावर में इधर ले लेती हूँ, या फिर एक ही पावर ले लो, 18 पावर को अलग रख लो, और ये हमारे पास 1/6 हो गया। 18 और 1 19 हम लिख सकते हैं, यानी 10⁻19 है हमारे पास। अब 1.6 में से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया 100/16 × 10⁻18। जब 16 का भाग हम 100 में लगाते हैं तो 6.25 आ जाता है, 10⁻18 हमारे पास है, तो ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही होता है। 1.6 तो आना है ही नहीं, 10⁻11 भी नहीं आनी है, और ये वाला भी नहीं आना है। भाग लगाएंगे 16 का 100 में, तो 6.25 × 10⁻18। आपको वहां सोल्व नहीं करना है, तब भी आपको ये ध्यान रखना कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 6.25 × 10⁻18 ही होती है। ये मात्रक ही राशि है, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ये चीज भी ध्यान रखना, अगर आवेश आपका स्थिर है तो वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और दूसरा प्रश्न ही मैंने साथ ही डाला है कि विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। यहाँ आवेश एक समान गति कर रहा है, त्वरित गति का नाम नहीं ले रहा है। वहां त्वरित गति में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ कहा है एक समान गति से, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों ही क्षेत्र इसमें उत्पन्न होंगे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो आवेश अगर आपका स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, और गतिशील है, गति कर रहा है एक समान वेग से, तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं।
और अगर एक प्रश्न और पूछ लिया जाए आपसे कि यदि आपका आवेश त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होती है। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। तो आपको ये देखना है कि आवेश स्थिर है, गतिशील है या त्वरित गति कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q तथा द्रव्यमान M है, समरूप विद्युत क्षेत्र में वो रखे हुए हैं, गति कर रहा है, इसका त्वरण होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E व द्रव्यमान M है, एक समान विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उसका त्वरण कितना होगा। देखो जो त्वरण होता है F बराबर हम लिखते हैं ma, तो A बराबर हो जाएगा F/m। अब जो बल होता है आपका उसको लिखना है हमें, तो बल क्या होगा, बल का मान हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो बल हो जाएगा हमारा F बराबर होता है E, क्योंकि जो E होता है उसको हम लिखते हैं F/E। तो ये F हमारे पास क्या हो जाएगा EA, तो हमारे पास EA/m। यहां से मैं F यहाँ रख दूं EE/m, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ उठा के रख दीजिए इसमें EE/m, F की जगह रखा EE और नीचे है हमारे पास M, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति इस प्रकार से बदली जाती है कि कुल जो आवेश है वो स्थिर रहता है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा, बढ़ेगा, कम होगा या अव्यवस्थित रूप से बदलता है या अपरिवर्तित रहता है। देखो बच्चों, नेट आवेश यहाँ परिवर्तित नहीं हुआ है तो फ्लक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो हमारे पास आएगा अपरिवर्तित रहता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अनुक्रमानुपाती होता है। तो द्विध्रुव के कारण चाहे एक्स पर लें या निरक्ष पर लें, किसी बिंदु पर लें, तो E बराबर KP/R³ आता है। K कांस्टेंट है और यहाँ इसलिए दूरी के है R3, तो अनुक्रमानुपाती पूछा है, तो अगर आपके पास आ जाए 1/R³ तो उसके भी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और अगर ये नहीं आ रहा, ये ऑप्शन दिया है -3, तो इसको ऊपर ले जाकर इसमें -3 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। दूसरा है, गाउस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती होगा। तो अनंत लंबाई के तार के लिए जो आपका E है वो होता है K λ/R। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, 1/R। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है। देखो बच्चों, आदर्श विद्युत द्विध्रुव जब हम बनाते हैं तो कब क्या कहते हैं कि उनका आवेश वो अनंत हो सकता है, लेकिन उनके मध्य अल्प दूरी पर अनंत आवेश वाले या अधिक आवेश वाले, तो यहाँ ये अनंत आवेश Q तो है अनंत और D आपका 0 है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की शर्त है कि आवेश अनंत हो और उनके मध्य की दूरी अल्प हो, यदि दो आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उनको अपन क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अति अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और आदर्श के लिए ये जो Q है वो अनंत हो और उनके मध्य की दूरी 0 हो या लगभग 0 के बराबर हो, अति अल्प हो, तो वही हमारा आदर्श द्विध्रुव कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो विद्युत द्विध्रुव है तो वो केवल बल आघूर्ण अनुभव करता है, केवल बल आघूर्ण। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण तो बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। PE sin थीटा।
एक वस्तु को ऋणावेशित किया जा सकता है। किसी भी वस्तु को अगर हम ऋणावेशित करना चाहते हैं तो उसको अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दे देंगे ताकि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और अगर उसको धनावेशित करने की कहा जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ ऋणावेशित कहा है, यानी उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना पड़ेगा, देने पड़ेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव की एक्स और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता। पहले एक्स का कहा है, एक्स हम जानते हैं के पी अपॉन 2 kp अपॉन आर के, और निरक्ष पर होता है के पी अपॉन आर, तो ये होगा 2:1, तो 2:1। विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। तो पहला क्या है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक समाप्त होती है, सही बात है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा है, बिंदु आवेश हम गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, ये भी सही है। इनका भौतिक अस्तित्व होता है नहीं। हम विद्युत बल रेखाएं जो लेते हैं ये काल्पनिक है, केवल विद्युत क्षेत्र की जानकारी के लिए हम काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, इसलिए इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। और यहाँ असत्य कथन कहा था, तो असत्य में इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 1 सेमी त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भीतर ±1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव रखा। पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, निर्गत जो फ्लक्स होता है वो फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की जो वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों, वो होती है कुल आवेश, नेट आवेश। तो +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम को जोड़ेंगे तो 0 कूलम हो जाएगा। तो 0/एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसी भी गाउसीय पृष्ठ में कितने भी द्विध्रुव रखे हो, 8, 10, 20, 50, 100, उन सभी द्विध्रुवों के कारण पृष्ठ से जो निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान है वो 0 ही आएगा, क्योंकि द्विध्रुव में जितना प्लस आवेश होता है उतनी ही मात्रा में माइनस आवेश होता है, और प्लस माइनस दोनों ही निरस्त हो जाते हैं, इसलिए वहां आवेश ही 0 रह जाता है। तो 0 आवेश है तो फ्लक्स जो मात्रा है वो भी आपकी फाई भी 0 हो जाएगा, यानी सिग्मा क्यू का मान 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स भी आपका 0 हो जाएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल F है। तो बिंदु आवेश कहाँ है, बल है F बराबर अपन लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। R दूरी पर रखे हुए हैं, उनके मध्य की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो बल का मान कितना होगा। यानी ये जो दूरी हमें R ली है इसको हम डबल कर देते हैं, तो F डैश बराबर K Q1 Q2 अपॉन 2R²। तो K Q1 Q2 2 का हो गया 4R²। इसको पूरे को हम कह देते हैं F ही है, ये तो K ये वाले मान तो F है, तो हमारे पास F डैश क्या आ गया, F/4, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट। HCl अणु में H+ व Cl आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम दी है, यानी HCl एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, यानी तो हमसे पूछा है, और ये होता है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण, बल नहीं पूछा है, आघूर्ण यानी P का मान पूछा है, Q × D। Q है आपके पास प्लस और माइनस दोनों में बराबर आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁹, और डी का मान 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो ये मान हो गया हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻29। पी का मान है तो ये हो जाएगा कूलम्ब और मीटर। क्यों आवेश है, चाहे आपसे ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात कीजिए, तब भी आंसर यही आएगा 1.6 × 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर। कूलम्ब × मीटर आवेश का मात्रा कूलम्ब, और डी है आपकी दूरी उन दोनों के मध्य, तो
मीटर हो गया, तो कूलाम इंटू मीटर। तो हमारे पास आंसर है 10 की घात माइनस 29 ये आ रहा, कूलाम इंटू मीटर यहाँ आ रहा 1.6, यानी सी वाला आंसर बिल्कुल सही है। किसी वस्तु को 8 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलाम से आवेशित करने पर, यानी ये आवेश का मान हुआ, क्यू है 8 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलाम, करने के लिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या में ज्ञात करें, उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। Q का मान हमें 8 इंटू 10 की घात माइनस 9 दिया हुआ है, N हमसे पूछा है, और E का मान 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 हम जानते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे n का मान निकालना है, तो 8 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा ये वाला टर्म 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 आ जाएगा। 19 पावर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगी तो प्लस की 19 हो जाएगी, 19 में से 9 कटी तो पावर मेरे पास बच जाएगी 10 प्लस की 10 पावर बच जाएगी। तो n बराबर 8 इंटू 10 की पावर 10 बटा 1.6, पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 80 चला जाएगा, और 16 का भाग 80 में दूंगी तो 5 इंटू 10 की घात 10 हो जाएगा। ये 19 की जगह 9 की जगह 19 दिया हो, ये 19, तो एक बार इसको वापस देखते हैं। 19 से तो 10 की घात 19 से 19 कट गया, और n बराबर 8 बटा 1.6 आया, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 80, तो 16 पंजे 80, इसके ऑप्शन में पावर नहीं दिए इसलिए ये आ गया, यानी n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यह 10 की घात माइनस 19 पावर है, 19 कूलाम। अगला प्रश्न है, एक घन के अंदर E परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हुए हैं, घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? तो इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने कहा घन में कितने ही आपके द्विध्रुव रखे हुए हैं, डायपोल रखे हुए हों, नेट जो आवेश है उसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा। 3 समान आवेश प्रत्येक प्लस क्यू पर एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं, प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल निकालिए। देखो समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु की तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, प्रत्येक पे आवेश क्यू है, और इनकी जो भुजा है वो मैं ए मान लेती हूँ, सभी का मान ए है। तो इस वाले आवेश पर हम मान निकाल लेते हैं कितना बल कार्यरत है। तो इस आवेश पे इसके कारण बल लगेगा, वो इस दिशा में लगेगा, इसको F1 नाम दे दें, और इस आवेश के कारण बल लगेगा वो आपके इधर लगेगा F2। यहाँ हमारे पास 60 डिग्री का कोण है, तो ये भी 60 डिग्री का कोण है, यानी F1 और F2 जो दोनों बल है उनके मध्य 60 डिग्री का कोण है, और F का मान हम निकाल लेते हैं, क्या होता है F बराबर F1 का निकाल लो, F1 Q, और ये भी Q है आपने, ये बल इधर, और ये F1 ये F2, ये 60 डिग्री, और यहाँ पर Q आ गया। तो Q और Q दोनों के मध्य लगने वाला बल है, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F2 का मान भी यही हो जाएगा, Q Q है ना, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो F1 बराबर F2 बराबर F ले लेते हैं। अब यहाँ पर इस वाले आवेश पर F1 और F2 का परिणामी हमें निकालना है, तो परिणामी F जब हम निकालेंगे इनका, या परिणामी F डैश कहते हैं, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के मध्य कोण 60 डिग्री का है। तो F डैश बराबर F1 की जगह भी F लिख दें, F2 की जगह भी F लिख दें, 2F स्क्वायर, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, F स्क्वायर ये हो गया 3F स्क्वायर, तो 3F आ जाएगा, ये आपके पास परिणामी F डैश। तो जब भी दो आवेश 60 डिग्री पर हो तो परिणामी उनका होता है अंडर रूट 3F,
एफ का मान हमें पता है के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी आपको वहां सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है तो हमेशा ध्यान रखिए रूट 60 डिग्री का कोण है तो अंडर रूट 3 एफ आएगा। जो भी बल आ रहा है उसको रूट 3 गुना आपको करना होगा। दो प्रत्येक एक कूलम आवेश को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने पर, दोनों आवेशों को हम कर दें 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने से उनके मध्य लगने वाला बल होगा। आवेश हमारे पास दोनों एक एक कूलम के हैं, यहाँ कर देती हूँ इसको सॉल्व। तो लगने वाला बल बराबर के Q1 Q2 का मान 1 हो जाएगा अपॉन दूरी है उनकी r स्क्वायर की जगह 1 किलोमीटर, तो k का मान 9 इंटू 10 की घात 9 हो जाएगा और r का मान 1000 मीटर ये स्क्वायर पावर, r का मान 1000 मीटर होगा। 3 और 3 दूना 6 घात हो गई, 9 घात में से 6 घात गए तो 3 घात बच जाएगी हमारे पास, 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन हमारा बल आ जाएगा और ये वाला हमारा आंसर है। या -3 है, ये 0.4 है, 1.14 है, ये 10 की घात 4 है, तो हमारा आंसर 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन है। जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ बना रहता है उनमें से प्राय धातु की जंजीर लटका दी जाती है, इसका कारण है, इसका कारण होता है बच्चों कि उस वाहन को भूसंपर्कित कर दिया जाता है ताकि उस पे जो ज्वलनशील पदार्थ के कारण आवेश आता है वो आवेश सीधा ग्राउंडेड हो जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, इसलिए वाहन के बॉडी को भूसंपर्कित करते हैं। करने के लिए भी हम क्या करते हैं उसमें जंजीर लटकाते हैं। तो अब जो मैं प्रश्न आपको हल करवा रही हूँ ये जो आपके क्वेश्चन बैंक जो हमारे राजस्थान बोर्ड के द्वारा निकाले गए हैं उनके प्रश्न भी हम इन प्रश्नों में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन हो जाएंगे लेकिन एक एक बार आप देखोगे तो सभी क्वेश्चन आपको एक समान लगेंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहां जैसे ही प्रश्न आता है आप फटाफट से उसको टिक कर देंगे, आपका टाइम भी खर्च नहीं होगा और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा पेपर कर पाएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो आप रट लेते हो, याद कर लेते हो, उनको फटाफट छाप देते हो, लेकिन छोटे क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ता है, उसमें सही तो आपको आधा नंबर मिलेगा, गलत तो 0 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसमें छोटे छोटे इसी टाइप से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ देते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 3 समान आवेश प्रत्येक प्लस क्यू एक भुजा वाले बाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं, प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल होगा, खाली स्थान छोड़ दें, तो आपको उस वहां पे भी सोल्व करके ही लिखना होगा। ये कर दे प्रश्न कि एक घन के अंदर ई परिमाण के आवेश वाले 8 द्विध्रुव रखे हैं तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा, तो वहां आपको का मान खाली स्थान छोड़ दे होगा तो वहां 0 भरना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक्स एक जैसे ही प्रश्न बनते हैं, कुछ मैं आपको वो भी करवाऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स में, अभी तो ये करिए। अगला प्रश्न है दो समान गोले जिन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच एफ बल कार्य करता है। एफ बल कार्य करता है अगर दोनों गोलों के बीचों बीच, पहले तो बल निकाल लेते दोनों के बीच क्या आ रहा है, ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास आर है। इस कंडीशन पे इन पे जो बल लग रहा है एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों समान परिमाण क्यू स्क्वायर। अब आगे क्या कहा है कि इन गोलों के बीचों बीच एक समान प्लस क्यू आवेश का गोला रखा जाए, यानी इनके बीच में यहाँ पर मैं एक और गोला रख दूं यहाँ जिस पर आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू आवेश, तो ये दोनों के बीच की दूरी r/2 और ये दूरी भी r/2 हो जाएगी, r/2 और ये भी r/2 रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाला बल का मान व दिशा दोनों हमें ज्ञात करनी। तो देखो पहले तो हम ये देख लें कि ये जो प्लस क्यू है ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच में कितना बल कार्य करेगा, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ F1 बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन
r/2 का स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी आधी हो गई है r/2। तो ये F1 हो गया हमारे पास kq² और ये 2 का स्क्वायर होकर ऊपर चला जाएगा 4kq²/r²। इसी प्रकार Q और -Q इसके बीच में बल निकाले, तो इसको मैं F2 नाम दे दूं और ये भी 4kq²/r²। तो इस पर जो नेट बल कार्य करेगा F बराबर F डैश कह दो F1 प्लस F2, तो F डैश बराबर 4kq²/r² प्लस 4kq²/r²। 4 4 हो गया 8 और ये kq²/r² ये F के बराबर हो गया, यानी 8F के बराबर हमारे पास ये बल आ गया। तो इसमें से 8F यहाँ पर भी आ रहा है और 8F यहाँ पर भी आ रहा है। अब दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब बल की दिशा देखते हैं बच्चों। ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। प्लस प्लस के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये आवेश इधर जाएगा। यहाँ प्लस क्यू और ये माइनस क्यू एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी दिशा माइनस क्यू की ओर हो जाएगी। तो दिशा माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, यानी प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होगी। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, यहाँ प्लस क्यू आवेश की तरफ होगी, ये तो गलत हो गया। तो क्या होगा? माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी। तो ये हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर k परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल का मान k गुना कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या k इनवर्स गुना बढ़ जाएगा, या k गुना बढ़ जाएगा। तो जब इनके मध्य कोई भी परावैद्युतांक नहीं है, तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F बराबर Q1 Q2 अपॉन या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं और ये r²। अब इसमें k परावैद्युतांक का माध्यम भरने के बाद ये F डैश बराबर 1 Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो गया और ये k माध्यम और Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² तो आपके F के बराबर है, तो 1/k F, यानी F डैश का मान F का 1/k गुना हो जाता है और इसको घटना नहीं कहते हैं, ये कहेंगे k इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन k इनवर्स गुना बढ़ जाएगा। एक धातु के गोले A को धनावेश दिया जाता है और जबकि दूसरे गोले को ऋणावेश। अन्य एक समान धातु के गोले को, यानी धातु भी एक ही है और उनका आकार भी एक ही है, ऋणावेश दिया जाता है। दोनों के द्रव्यमान समान है, तो A और B दोनों के द्रव्यमान उतने ही रहेंगे। एक को धनावेशित और एक को ऋणावेशित करने पे उनके द्रव्यमान बराबर रहेंगे, या A का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या B का बढ़ जाएगा, या B का घट जाएगा। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास दोनों समान गोले हैं। एक पर हम दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर दे रहे हैं नेगेटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो भार इनका बढ़ जाता है, ये ए वाला गोला और ये बी वाला, यानी द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, इनके बीच कूलाम बल होगा, यानी F बराबर जो हम निकालते हैं k Q1 Q2 अपॉन r², इसका मान कितना होगा? तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10 मीटर, यानी r का मान 10 की घात -10 मीटर हो गया। तो F बराबर k का मान 9 गुणा 10 की घात 9 Q1, दोनों ही क्या है? कूलाम बल है। दो इलेक्ट्रॉन, दोनों पे आवेश है, कूलाम बल में निकालना है, दोनों पर आवेश समान है।
तो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19, Q1 का मान भी 1 और Q2 का मान भी यही रहेगा, और R का मान 10⁻−10 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 9 गुणा 10⁻9 और 1.6 को 1.6 से गुणा करें तो 2, इसको इधर लिख देते हैं 2.56, 10⁻9 ये और 10⁻−38 ये, और नीचे से 10 दूना 20 घात ऊपर जाएगी तो प्लस की 20 घात हो जाएगी। अब जब 9 को 2.56 से गुणा करते हैं तो लगभग ये आता है हमारे पास 2.304, और घातें हम जोड़ लेते हैं। -38 में से प्लस का 20 गया तो माइनस के 18 बचे, 18 में से 9 गए तो 9 घात बच जाएगी हमारी, तो 10⁻9 बच रही है वहां पे, 10⁻9। इसको इससे गुणा करते हैं, 9 चक 36 का 54 के 4 हासिल के 5, 9 जो 45, 45 5 50 के 0 हासिल के 5, 9 दूना 18, 18 और 5 हो गए 23, तो ये आया 1 और 2 के बाद पॉइंट 23.04। अब एक पावर यहाँ है, ये हमारे पास बची है माइनस की घात बचेगी। अब इसको अगर मैं एक कदम आगे किसका तो यहाँ 10⁻−8 बच जाएगी, तो 2.304 × 10⁻−8 एफ है न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.3 × 10⁻−8 न्यूटन, और में ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हमने सीधा सीधा K का मान रख दिया, Q1 का मान रख दिया, Q2 का मान, Q1 Q2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए दोनों पे समान आवेश हुआ, 10⁻−10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम इसका मान हो गया। तो इसका हल हमारे पास ये आ गया, इसको यहाँ कर देती हूँ मैं 3.04 × 10⁻9 बराबर 2.304 × 10⁸ न्यूटन। अब यहाँ देखो, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे से 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, वायु में रख रहे हैं, तो F नॉट बराबर में लिख दूं 10⁻⁻4 न्यूटन, वायु में F नॉट लिख देते। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए यानी कोई परावैद्युत भर दिया जाए तो बल है इसके बाद यानी माध्यम भरने पर Fm हो रहा है हमारे पास 2.5 × 10⁻5 न्यूटन। तो तेल का परावैद्युतांक क्या होगा, तो देखो जो सीधा सीधा परावैद्युतांक जो एप्सिलॉन होता है वायु में बल बटा माध्यम में बल होता है। वायु में बल हमारे पास 10⁻⁻4 है और ये 2.5 × 10⁻⁻5, -5 घात ऊपर जाएगी तो +5 हो जाएगी, 5 में से -4 घटा तो 1 घात बच जाएगी यानी 10 बचेगा, और नीचे 2.5 है, पॉइंट हटाया तो ऊपर 100/25 हमारे पास आया है, और 25 जो 100 होता है तो 4 इसमें जो हल है वो परावैद्युतांक का मान 4 हमारे पास आ चुका है। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो हमारे पास कांच की छड़ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देती है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, और सिल्क को इलेक्ट्रॉन देकर कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित और सिल्क हो जाएगा यानी कपड़ा हो जाएगा हमारा ऋणावेशित। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे किसी भी वस्तु को मैं पृथ्वी से जोड़ देती हूँ, वो संपर्कित कर देते हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट आवेश पर आएगा, यानी पहले प्लेट आपकी क्या थी, पॉजिटिव चार्ज थी यानी धनावेशित थी। इलेक्ट्रॉन आने के बाद भले वो ऋणावेशित हो जाएगी लेकिन पहले वस्तु क्या थी, धनावेशित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन चुनें। कूलॉम का जो नियम है उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को इसके नाभिक से बांधता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधता है, परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है, और अणुओं एवं परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो है हमारे पास परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों को बांधता है। अगला प्रश्न है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन बटा कूलम, क्योंकि जो तीव्रता होती है E बराबर आपकी F बाई M होती है, F का न्यूटन और इसका होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर F बाई Q, न्यूटन बटा कूलम। समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालक B व C पर आवेश की मात्रा समान है। एक गोला है आपके पास B और एक गोला है C, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। इन्हें एक दूसरे से कुछ दूर रखने पर उनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है F है, तो दोनों पे आवेश समान है तो F हो गया K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी R ले लेते हैं। उतने ही बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F है, उतने ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक का संपर्क A से करवा रहे हैं। अब हम क्या करवा रहे हैं, एक मिनट, उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक को का संपर्क B से करवाते हैं। तो एक अन्य गोला लाते हैं, इसको मैं नाम A दे देती हूँ, इन दोनों को संपर्क ला रहे हैं। तो संपर्क के बाद यहाँ लिख देते हैं A व B में संपर्क के बाद आवेश एक समान रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही समान त्रिज्या और समान द्रव्यमान के हैं। एक आवेशित है एक अनावेशित है, तो दोनों में आवेश Q/2 हो जाएगा। अब ये एक Q/2 आवेश लेकर एक क्या करेगा, Q/2 आवेश लेकर इसके संपर्क में आ रहा है, इस पे भी Q/2 हो गया और इस पे भी Q/2 हो गया। अब ये इससे संपर्क में आ रहा है, इस पर आवेश Q है, तो दोनों वापस जब संपर्क में आएंगे तो दोनों पर आवेश फिर समान रूप से बढ़ेगा। तो जब A C के संपर्क में आता है तो आवेश इसका Q/2 और इसका Q दोनों समान रूप से बटेंगे तो 3Q/4 हो जाएगा। यानी हमारे पास A पर भी 3Q/4 है और C पर भी 3Q/4 है। अब अन्य अनावश्यक चालक का संपर्क B से कराते हैं, फिर C से संपर्क कराते हैं, तो B से करवाने पे तो दोनों पे Q/2 आ गया, और अब Q/2 लेकर वो C के पास गया, C के पास पहले से Q था, तो Q और Q/2 मिलकर वापस जब जुड़े दोनों तो दोनों में समान रूप से बढ़ जाएगा और 3Q/4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है C से संपर्क कराकर उसे हटा दिया जाए तो B तथा C के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा, तो अब बल निकालना हमें, तो F डैश बराबर B और C, तो B पर तो आवेश हमारे Q/2 है और C पर आवेश हो गया 3Q/4 और डिस्टेंस इनकी R स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 3/4 गुना 8 K Q अपॉन R स्क्वायर, 3/8 K Q का हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये मान किसका है, F का ही मान है, इसका हमने ये लिखा F का मान है, तो इसको मैं लिखूं तो F डैश बराबर ये इसका नीचे वाले का F डैश बराबर 3/8 F, और इसका ऑप्शन 3/8 F, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब हम इसके रिक्त स्थानों से संबंधित कोई प्रश्न है वो हल कर लेते हैं। अब हमारे सामने है रिक्त स्थान। द्विध्रुव को अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्रों का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, 2:1 होता है। क्यों? क्योंकि x पर तीव्रता जब हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आता है 2kP/r3, और निरक्ष पर जब हम निकालते हैं E निरक्ष kP/r3,
तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे एक्स और निरक्ष का तो 2:1 आएगा। 2:1 होता है। फ्रैक्टलिन आवेश की सबसे छोटी इकाई है, जबकि फेराडे सबसे बड़ी इकाई होती है। और 1 फेराडे बराबर आपके 56,500 कूलम के बराबर होता है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करते हैं, उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये पुराने जमाने में काम में लिया जाने वाला उपकरण है। किसी आवेश पर कई आवेशों के कारण लगाए गए बलों का जो परिणामी है, इन बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। सदिश योग के तुल्य होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र ही कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब ये प्रश्न आपके, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर ही समावेशित हो जाता है, पृष्ठ पर ही वितरित हो जाता है। तो उसके अंदर जो आवेश है शून्य होगा, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य ही होगा। किसी निकाय का विद्युत आवेश आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो आवेशित कण का पथ वलयाकार होगा। धातु के लिए प्रावैधतांक का मान अनंत होता है। और इसकी जगह आपसे वायु में पूछ ले तो वायु के लिए लगभग हम 1 लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र से उतनी ही दूरी पर निरक्ष, यानी x और निरक्ष की बात कर रहा है, स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता की तुलना में दुगना होता है। यानी x पर मान निरक्ष की तुलना में दुगना होता है। गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। उसमें बटा में आर आता है, इसलिए अगर नीचे बटा में कोई आर आता है तो उसको व्युत्क्रम वर्ग कहा जाता है। वर्ग के नियम का पालन करता है। इस चैप्टर से संबंधित इतना ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी काफी हो चुके हैं आपके लिए। आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।